नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपके इस प्यारे YouTube चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एक सीरीज चल रही है जिसमें 2024 में होने वाले लेटेस्ट बढ़िया बढ़िया एग्जाम जिनकी आंसर की आ चुकी है और उसमें जितने भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन आपको कराए जाएं। इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है मेरे दोस्तों। मैंने हाल फिलहाल में मेरे दोस्तों DSSB का पेपर सॉल्व कराया है। इस साल इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ, वो भी मैंने सॉल्व करवाया है। और अभी मेरे दोस्तों जनवरी फरवरी के महीने में यूपी पुलिस में, हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऑपरेटर्स के बहुत सारे एग्जाम हुए थे जिसमें हेड ऑपरेटर, हैंड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये सारे एग्जाम्स की शिफ्ट जो है वो लगभग टाइप हो चुकी हैं। और इनमें जितने भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम वाइज वो मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों, कि आगे फ्यूचर में जो भी पेपर होंगे चाहे वो स्टेट एग्जाम के हों, यूपी के अलावा और भी किसी स्टेट के हों जैसे बिहार में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, तो ऐसे ही सवाल उसमें पूछे जाएंगे जैसे कि इस एग्जाम में आए थे। यह पेपर 29 और 30 जनवरी को हुआ था, टोटल 3 शिफ्टों में, और इसमें लगभग 75 क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल मिला के 3 शिफ्टों में। उसमें से 15 सवाल काबिले तारीफ हैं जो आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है भाई, जो बच्चे हमसे कैरवेल एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो ये सवाल जरूर ही सॉल्व करने चाहिए। इससे बढ़िया अपडेट रहने का तरीका और कुछ नहीं हो सकता कि आप लेटेस्ट होने वाले सभी एग्जाम के बेस्ट सवाल सॉल्व कर लो बस। इससे आपका समय भी कम लगेगा और आप अपडेटेड भी रहोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा और आपको कोई भी सवाल जो है मेरे दोस्तों नया नहीं लगेगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई चीज आसान भी है लेकिन अगर वो नई है तो भी बच्चों को मुश्किल लगती है। मेरा पर्पस आपको इस लेवल तक तैयार करवा देना है, इतनी प्रैक्टिस करवा देना है कि कोई भी सवाल आपको देख के नया ना लगे, वो आपको दिखा दिखाया करा कराया लगे। इसकी पीडीएफ मेरे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के साथ साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप जो है, हाँ, जो मैथ्स बाय गगन प्रताप वो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों। इस पे 1.4 मिलियन यानी कि लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि हर लेटेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर की पीडीएफ, हमारी सारी वीडियोस के लिंक, बैच की इंफॉर्मेशन, किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल से आपको मिलती है। ये बार बार हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि टेलीग्राम चैनल जब तक बच्चा खुद ओपन करके ज्वाइन नहीं करेगा वो ज्वाइन नहीं होगा, वो सजेस्ट नहीं होता है ना, इंस्टाग्राम की तरह, किसी फेसबुक प्रोफाइल की तरह सजेस्ट नहीं होता, बच्चों को खुद जाके ज्वाइन करना पड़ता है। इसलिए हम इसको बार बार बताते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं अब हम सवालों को। सवाल बहुत ही मतलब आसान भी हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है भाई, चलिए पहले क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखो। मैं वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करके देखो। अगर आप अटकते हैं या नहीं कर पाते टाइम लिमिट में तब आप सॉल्यूशन देखें। पहला सवाल, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यू माइनस बी क्यू का मेरे दोस्तों आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ये 3 आपको दिए हुए हैं मेरे दोस्तों, 3 एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं, इनका आपको एलसीएम बताना है। तो ऐसे सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन से। आजकल अलजेब्रा में ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। देखो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो। सबसे पहले इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है, ये वाला ऑप्शन ए क्यू माइनस बी क्यू। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू ए प्लस बी स्क्वायर से भाग नहीं होगा, ये a प्लस बी स्क्वायर से भाग हो जाएगा लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भाग नहीं होगा। a प्लस बी, भाई a प्लस बी, ए प्लस ना तो इससे भाग होगा ना इससे भाग होगा ना इससे भाग होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो मेरे दोस्तों चौथा ऑप्शन जो बचेगा वही आपका सही हो जाएगा। बात समाप्त। अगर आप पूरा करना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो ये है a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है मेरे दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये करने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों आपको, मैं तो आपको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटा एक्सप्रेशन जो इन तीनों से भाग हो।
तो देखिए मेरे दोस्तों, आप हर एक चीज को देखो, यहाँ a प्लस बी की पावर 2 है, यहाँ 1 है a प्लस बी की पावर, यहाँ तो a प्लस बी है ही नहीं, तो a प्लस बी की हाईएस्ट पावर हम लेते हैं। मैंने क्या सिखाया है कि हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं 2। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ a माइनस बी नहीं है, यहाँ a माइनस बी की पावर 1 है, यहाँ a माइनस बी की पावर 1 है, तो a माइनस बी। फिर मेरे प्यारे भाई आप बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, हाईएस्ट पावर कितनी इसकी, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वो एक्सप्रेशन आ गया जो इन तीनों से भाग होगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? और आप अच्छी तरीके जानते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होके फॉर्मूला ही बन गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही बन गया मेरे दोस्तों। तो दिस इज द मेरे दोस्तों सॉल्यूशन। बिल्कुल बेकार है, ये आपको पेपर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑप्शन से चेक करो। हमेशा ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से बनाना है। आगे का सवाल, सवाल नंबर 2, बोले 18 आदमी एक काम को 64 दिन में करते हैं, 9 महिलाएं उस काम को 108 दिन में करती हैं, 7 बच्चे उस काम को 216 दिन में करते हैं, तो 16 पुरुष 9 महिलाएं 21 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत गजब का सवाल है। सवाल इसलिए लिया गया कि स्टूडेंट यहां से मैन वुमेन और बच्चों की एफिशिएंसी निकालना शुरू कर देंगे, जरूरत नहीं है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि 16 मेल 16 आदमी 9 औरत और 21 बच्चे, 16 आदमी 9 औरत और 21 चिल्ड्रन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो सवाल में इधर रखा कि 18 आदमी किसी काम को 64 दिन में करते हैं। भाई 18 आदमी किसी काम को 64 दिन में करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्या आप निकाल नहीं सकते? 16 चौका 64, एक कट ही जाएगा मेरे दोस्तों, 72 दिन में 18 चौक 72, 72 डेज में करेंगे। बोलो हां कि ना? हां जी। मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि 18 आदमी किसी काम को करते हैं 64 दिन में। अब 64 का मतलब होता है 16 चौका 64, 4 बाहर निकालो, 4 के 18 में गुणा कर दो 72। अगर 18 आदमी, ये दोनों बराबर हैं, 18 आदमी काम कर रहे हैं 64 दिन में, 64 का मतलब 16 चौका 64, 16 अलग कर लिया, 18 गुणा 4 72 कर दिया, 16 आदमी काम करेंगे 72 दिन में। कितना बेहतरीन लॉजिक है। 9 महिलाएं 108 दिन में करती है, साफ साफ दे रखा है कि भाई 9 महिलाएं जो हैं काम को 108 दिन में करती हैं। अब बोला 21 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? बताओ। 7 बच्चे अगर 216 दिन में कर रहे हैं, 7 बच्चे 216 दिन में कर रहे हैं, तो 7 या 21 होता है। 216 का मतलब मेरे दोस्तों 3 गुणा 72 है भाई, यह आ जाएगा। 216 को 3 गुणा 72 लिख देंगे, क्योंकि 3 की 7 में गुणा करके 21 आ जाएगा। आप खुद सोचो कि अगर 7 बच्चे 216 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमने बच्चे 3 गुना कर दिए 21, तो समय बटे 3 लगेगा, 72 दिन। 72 दिन में करेंगे 21 बच्चे। आपसे पूछे सारे लोग मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यह बेस्ट तरीका था इस सवाल को करने का, बेस्ट। ठीक है भाई, आपको कोई एफिशिएंसी नहीं निकालनी पड़ेगी। 72 108 और 72 का एलसीएम 216 यूनिट। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 216 यूनिट है। 16 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। 9 औरतों की कितनी आ जाएगी? 108 दूनी 216। और 21 बच्चों की कितनी आ जाएगी भैया? 3। तो सारे लोग अगर मिल जाएं तो 3 2 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 8। 216 को 8 से भाग देंगे, 27 दिन इस सवाल का आंसर है। 8 दूनी 16, 7 8 7 56। अच्छा सवाल पूछा गया है मेरे दोस्तों, क्लासिकल क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन विच ए सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल मोर देन डबल। बोला है मिनिमम कितने पूर्णांक सालों में 20% ब्याज की दर से कोई धनराशि दोगुने से अधिक हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है और चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मिनिमम कितने साल लगेंगे? मिनिमम कितने साल? इंटीजर में आपको बताना है कि कोई धनराशि डबल हो जाएगी। डबल हो जाने का मतलब, डबल हो जाने का मतलब कि 1 रुपए 2 रुपए बन गए,
यानी कि 100% आपको ब्याज मिला, 100% ब्याज आपको मिल गया मेरे दोस्तों। सवाल में बोला है कि धनराशि दुगने से अधिक हो जाएगी, यानी कि आपको 100% से ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अगर कोई धनराशि डबल हो गई, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, तो 1 रुपए आपको ब्याज मिला, 1 रुपए पर 1 रुपए, 100% से ज्यादा ब्याज आपको चाहिए। ब्याज की दर 20% है, तो 100% से ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा मेरे प्यारे भाई? मिनिमम 4 साल में मिलेगा। आप बोलोगे सर ये आपने कैसे पता लगा इतना जल्दी? बेटा मुझे याद है कि 10-10 का 4 बार सक्सेसिव 3 बार सक्सेसिव 33.1%, 15 का अगर मैं 3 बार सक्सेसिव करूंगा तो 52.0875%, 20% का 3 बार सक्सेसिव 72.8%, 30% का 3 बार सक्सेसिव 119.7%। आपके बात पता होना चाहिए कि 20% 20% 20% का 3 बार जो सक्सेसिव होता है मेरे दोस्तों, वो 72.8% होता है। सीधा आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? यानी कि अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है, तो 3 साल में जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 20-20-20 का सक्सेसिव मिलेगा, यानी कि 72.8%। अगर ब्याज की दर 20% है तो 3 साल में 20-20-20 का सक्सेसिव 72.8% ब्याज मिलेगा। अगर आप मुझे बताओ 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में मिलेगा 72.8 और 20 का सक्सेसिव। 72.8 और 20 का सक्सेसिव निकाला जाए भाई तो कितना आएगा भाई? सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। आप बोलोगे आंसर ये कितना आएगा बेटा? ये 100% से ज्यादा आएगा कि नहीं भाई? 72.8 में 20 जोड़ेंगे 92.8, और ये मेरे दोस्तों उसमें लगभग 14 जोड़ा जाएगा। 72.8 को 5 से भाग करेंगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 100% से ज्यादा आएगा कि नहीं? यानी कि अगर 20% का 4 बार सक्सेसिव किया जाए तो 100% से ज्यादा होगा। 3 बार सक्सेसिव किया जाए तो 72.8% होगा, 3 बार सक्सेसिव। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप 20-20% की 4 साइकिल कंप्लीट करेंगे तो आपको 100% से ज्यादा ब्याज मिलेगा, आपकी धनराशि डबल हो जाएगी। ये सवाल मेंटली करने वाला था, दिमाग में। समझ में आया मेरे दोस्तों? ये चीज आपको इसमें से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इतने समझदार बनो बेटा, आप कब तक घिसते रहोगे खुद को? ये है नॉपरेटर के पेपर का सवाल है, देखो क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। स्टैंडर्ड जो रेट होते हैं ना 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये पहले से रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि यही इन्हीं पे पेपर में सबसे ज्यादा सवाल बनता है। ये पहले से याद रहेंगे तो समय आपका बचेगा। बोला एक डीलर स्कूटर की विज्ञापित कीमत पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि स्कूटर पर 8,000 रुपए का लाभ कमाता है तो आपसे पूछा है एडवर्टाइज प्राइस क्या है, विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। 4 ऑप्शंस आपके सामने। एक डीलर 10% छूट के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि स्कूटर पर 8,000 रुपए का प्रॉफिट है तो आपसे पूछा है विज्ञापित मूल्य, एडवर्टाइज प्राइस या मार्क प्राइस। भाई किसी वस्तु पर हम स्टिकर लगा के जो प्राइस चिपका देते हैं, जैसे मेरी कमीज है 200 रुपया की, तो यहां पे जैसे 200 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम विज्ञापित मूल्य, एडवर्टाइज प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, सूची मूल्य, अंकित मूल्य, खुदरा मूल्य, एमआरपी, ये बोलते हैं। सब एक ही बातें हैं। तो मेरे दोस्तों हम ये बात अच्छी तरीके जानते कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो हम सीपी से एमपी का रेशियो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस बी, ये फॉर्मूला है। डिस्काउंट कितना है 10, तो 100 माइनस 10 90, प्रॉफिट कितना है 20, 100 प्लस 20 120, 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 120 से किससे चला जाएगा? 30 से चला जाएगा। 30 से 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो 3/4 आ गया। लेकिन इसका हम करें क्या? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल है। बोला है सामान को बेचने से, स्कूटर को बेचने से 8,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है? सीपी पे, क्रिय मूल्य पे। आप बताओ, सवाल में दिया गया है कि आदमी को 20% का लाभ हुआ, 20% का।
क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हुआ, जबकि सवाल के अनुसार आदमी को लाभ हुआ कितना, 8,000 रुपए। यानी कि क्रय मूल्य का 20% ही 8,000 रुपए है। तो सामान का क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए। सामान का जो क्रय मूल्य है, दोनों तरफ मैंने 5 से गुणा कर दी, वस्तु का जो सीपी है वो 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए है। बात समझ में आई? तो यानी कि इस सवाल में आपको सीपी दिया नहीं, निकालना पड़ा। तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 40,000 रुपए है। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस, एडवर्टाइज प्राइस आपसे पूछा है 4 यूनिट की वैल्यू। भाई 3 की वैल्यू 40,000 रुपए, तो 1 की वैल्यू 40,000 बटे 3 होगी। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 40 चौका 1,60,000 बटे 3 रुपए। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। ये तो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों पूरा पूरा, तो ये जाएगा 53, है ना। 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 53,333.33 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल पूछा गया है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं। ठीक भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बुरा हाल है स्टेट एग्जाम का। नौकरी लगने के प्रोसेस तक तो बुरा हाल है ही, नौकरी लगने के बाद भी बुरा ही हाल है। बस हाँ, एक चीज है कि आप अपने राज्य में रहोगे, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पहले छोटी मोटी जॉब ले लेते हैं, उसके बाद फिर बड़े एग्जाम्स की एसएससी सीडीएस वगैरह की भी तैयारी करते हैं। तो अगर आप एसएससी के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, सिस्टमेटिक फॉर्म में, कम सवालों में ज्यादा आउटपुट आपका निकले, तो जितने भी एग्जाम एसएससी लेती है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, है ना, मेंस के सीजीएल और सीएचएसएल मेंस का पेपर हो एक साथ, उनकी हमने प्रैक्टिस बुक्स बना रखी हैं, बहुत छोटी छोटी पतली पतली, बाइलिंगुअल, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप इन बुक्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर करके आराम से प्रैक्टिस करो। और इस तरीके से डिजाइन की गई है कि 1.5-2 महीने में सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लगाए जा सकते हैं। हर एक टाइप को इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत ज्यादा एक टाइप के सवाल का रिपीटेशन नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं कि एक टाइप के 10 सवाल डाल दिए जाए और आप उनको देख के फ्रस्ट्रेट होते रहो। एक टाइप का 1 या 2 सवाल आपको मिलेगा, ठीक है जी। इनकी फ्री पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा रखी है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगला बोला 10,000 रुपए पर 3% की दर से 3 साल के लिए एसआई और सीआई का बीच अंतर ज्ञात करें। 10,000 रुपए पर 3% ब्याज की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात करें। देखो बच्चों, इस सवाल को करने के तरीके तमाम हैं, पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ दिन पहले गोल्डन रेशियो की। अगर आपने ना देखी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में गोल्डन रेशियो वाला मेथड, तो आप जरूर देखें कि भाई 3 साइकिल के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का हमेशा डिफरेंस देती है। ये जो कैलकुलेशन है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 3% पर एनम। 3 साल के सीआई एसआई का अंतर बताना है। अब 10,000 रुपए का 3% निकालो, 300। 300 का 3% निकालो, 300 का 3% निकालते चले जाओ। 3%, 300 का 3% 9, 9 का 3% क्या आएगा भाई, 9 तिया 27%, मतलब बटे 100 0.27, 9 का 3% 0.27। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी सीआईएसआई का डिफरेंस होगा, 3 नाम 27 और 0.27 एकम 0.27, 27 प्लस 0.27 रुपीज इस सवाल का आंसर है। बस बात खत्म, है ना। बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। आप सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली ये तरीका ज्यादा पसंद है। आगे चलेंगे, सवाल होगा जी सवाल नंबर 6। बताओ, बहुत बढ़िया सवाल डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आया है पेपर में कि एक दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का झूठा दावा करता है, लेकिन झूठे पैमाने का उपयोग करके, झूठ वजन का उपयोग करके वो 100/9% लाभ कमाता है। वह 1 किलो के लिए कितना वजन उपयोग कर रहा है? भाई एक दुकानदार बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं जिस दाम पे सामान खरीद के ला रहा हूं ना, उसी दाम में ग्राहक को बेच रहा हूं। मैं अगर गांव से मेरे दोस्तों 1 किलो चीनी खरीद के ला रहा हूं, तो 1 किलो चीनी 50 की खरीद के ला रहा हूं, तो आपको भी 50 रुपए की दे रहा हूं, कोई फायदा नहीं कमा रहा मैं।
लेकिन वो ग्राहकों को चूना लगाता है, वो गलत सामान देता है। भाई ग्राहक मांगता है 1 किलो चीनी, वो 1 किलो से कम चीनी देता है, और इसकी वजह से वो कितना लाभ कमाता है? 100/9% का लाभ कमाता है। 100/9% का मतलब क्या होता है बेटा? 100% एक होता है, 1/9 का लाभ कमाता है। 1/9 का, 1/9 लाभ का मतलब 9 रुपए पे 1 का लाभ कमाया, 9:10। यानी कि ग्राहक मांगता है कि बाबूजी हमको 10 यूनिट सामान दे दो, 10 किलो चीनी, आप 9 ही किलो देते हो। अगर ग्राहक आपसे 1 किलो मांगता है ना, 1000 ग्राम, तो दुकानदार उसको 900 ग्राम ही देता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो सामान का पैसा ले लिया और यानी कि ग्राहक को 900 ग्राम सामान ही दिया, तो 900 ग्राम सामान पे 100 ग्राम प्रॉफिट कमा लिया। 1/9, 1/9 प्रॉफिट उसने कमाया है, तो ग्राहक को केवल 900 ग्राम सामान ही दिया गया है और पैसा 1000 ग्राम का ले लिया गया है। बहुत बेसिक और सरल सवाल था मेरे दोस्तों ये। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 कौन करेगा? मोहन ने 10 3 अंकों वाली संख्याओं का एवरेज निकाला, लेकिन एक गलती के कारण उसने एक संख्या के अंकों को उलट दिया और इस तरह उसका एवरेज 29.7 बढ़ गया। उस संख्या के इकाई के अंक और सैकड़े के अंक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। हालांकि इस सवाल की एक ट्रिक भी है और उस ट्रिक से सवाल का आंसर आ जाएगा 3। पहले मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। मोहन के पास 10 संख्याएं 3 अंकों की, उनका एवरेज निकाला। 10 संख्याएं 3 अंकों की, एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 10 संख्याएं तो सभी की सभी संख्याओं को जोड़ दो और 10 से भाग दे दो, ये आ गया एवरेज। लेकिन गलती से एक नंबर के अंक पलट दीजिए, यानी कि जैसे अगर कोई संख्या 253 है तो हमने इसके अंकों को पलट के 352 लिख दिया। ठीक है, तो उसके इकाई के अंक और इसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज 29.7 बढ़ गया। यार सी बात है, एक संख्या अगर पलट दोगे तो एवरेज भी बदल जाएगा। एवरेज 29.7 बढ़ गया, तो जो संख्या उसके इकाई के अंक और सैकड़े के अंक के बीच अंतर क्या है? देखो दहाई का अंक तो सेम ही रहेगा, इकाई का अंक और सैकड़े का अंक जो बदला गया है उसके बीच अंतर क्या है? अंतर। तो सीधा शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई, एवरेज कितना बढ़ा? 29.7। संख्याएं कितनी है मेरे दोस्तों? 10। संख्या 10 है, 10 से गुणा कर दो। देखो बेटे, अगर 3 अंकों की संख्या है तो हम भाग करते हैं 999 से। अगर यहां पे संख्या 2 अंकों की होती, 2 अंकों की, तो हम भाग करते 9 से। लो, ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। अगर 3 अंकों की संख्या है तो हम 99 से भाग करेंगे और 2 अंकों की संख्या है तो 9 से भाग करेंगे। ठीक है बेटा, ये कितनी बार चला जाएगा? 99 से 3 बार चला जाएगा, आंसर आ गया 3। ये तो होगी ट्रिक। अब जानते हैं शॉर्टकट, सॉरी ये तो होगी ट्रिक। अब हम जाएंगे कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई, खुद सोचो मैंने ऐसा क्यों किया, खुद सोचो। देखो मेरे प्यारे भाई, हमारे पास 10 संख्या है, एक संख्या के अंकों को जब हमने पलट दिया तो एवरेज 29.7 बढ़ गया। अगर एवरेज 29.7 बढ़ा है, टोटल संख्या 10 है, तो योग कितना बड़ा होगा? टोटल में कितना चेंज आया होगा? इतना। अगर एवरेज 29.7 बढ़ा है 10 संख्याओं का, तो 10 संख्याओं का टोटल योग कितना बड़ा होगा? टोटल सम में कितना चेंज आया होगा 10 संख्याओं के? 29.7 को 10 से गुणा कर देंगे। ये क्यों आया है भाई? एक संख्या के अंकों को पलटने की वजह से। देखो एक बात समझो, एग्जाम्पल के लिए संख्या लिखिए 253। 3 इकाई का अंक है, 5 दहाई का अंक है मेरे दोस्तों, 2 सैकड़े का अंक है। तो 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका यह होता है मेरे दोस्तों, इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 10 से गुणा होती है, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा होती है। यह मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 अंकों की कोई संख्या ABC है, ABC माना कोई संख्या ABC थी, तो इसका मतलब है 100A + 10B + C, कि माना संख्या जो थी वो ABC थी, लेकिन हमने गलती से पलट के क्या कर दिया? CBA कर दिया। तो संख्या क्या बन गई? 100C + 10B + A, ये बन गई मेरे दोस्तों संख्या। अब इन संख्याओं के बीच अंतर कितना हो गया मेरे दोस्तों? माना संख्या पहले ये थी, बदल के हमने ABC को CBA लिख दिया, तो जब आप घटाओगे तो ये तो कट ही जाएगा। 100C में से C घटाएंगे 99C, A में से 100 घटाएंगे 99, तो जो डिफरेंस आएगा वो 99 × C - A आएगा।
जो डिफरेंस आएगा ना मेरे प्यारे भाई, वो ये आएगा। समझ में आया? तो ये इसके पीछे का सीधा लॉजिक है कि जो डिफरेंस आएगा वो 99 इंटू सी माइनस ए आएगा। और व्हाट इज सी माइनस ए? ये संख्या के इकाई के अंक और सैकड़े के अंक का डिफरेंस है, यही तो है। और यही डिफरेंस 99 जब इधर जाएगा तो बटे 99 हो जाएगा। इसी को हमने शॉर्टकट की तरह ध्यान रख लिया था। आंसर क्या आ गया सवाल का? 3 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाई इस बात को समझे हैं, आगे चलेंगे। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 बोला 4 आदमी 5 महिलाएं 3 दिन में 660 रुपए कमाते हैं। 10 आदमी 20 महिलाएं 5 दिन में 3500 कमाते हैं। 6 आदमी 4 महिलाएं कितने दिन में 1300 रुपए कमा सकते हैं? भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब एक दिन की कमाई निकलेगी। तो फोकस करो एक दिन की कमाई पे। सवाल में डाटा बहुत आसान है तो हम इक्वेशन भी आसान सी बनाएंगे। बोला है 4 आदमी 5 महिलाएं, 4 आदमी 5 महिलाएं 3 दिन में 660 रुपए कमाते हैं। 3 दिन में तो एक दिन में कितना कमाते हैं? 220 रुपए। 4 आदमी 5 महिलाएं 3 दिन में 660 रुपए कमाते हैं, एक दिन में 220 रुपए। आगे बोला है 10 पुरुष 20 महिलाएं 5 दिन में 3500 रुपए कमाते हैं। 10 पुरुष 20 महिलाएं 5 दिन में 3500 रुपए कमाते, तो एक दिन में कितना कमाएंगे जी? 700 रुपए। 700 रुपए। बोलो बात को समझे? ठीक है जी, ओके जी। देखो यहां पे हम 10 से भाग भी दे सकते हैं ना, 10, 20 और 700 में 10 से भाग भी दे सकते हैं। यानी कि एक पुरुष 2 महिला एक दिन में 70 रुपए कमाते हैं, 70 रुपीस कमाते हैं। तो मेरे पास से 2 इक्वेशंस बन गई कि 4 आदमी 5 महिला एक दिन में 220 रुपए, एक आदमी और 2 औरत एक दिन में 70 रुपए कमाते हैं। वो एक्स वाई का चक्कर छोड़ो कि ये 4x प्लस 5y 220 है ना, x प्लस 2y 70, एक्स वाई मान के नहीं करता। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सेम बना लो, या तो आदमी को सेम बनाओ या औरत को। देखो यहाँ 5 2 को सेम बनाना मुश्किल है, यहाँ आसान है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 4 से गुणा करके घटा देते, पूरी इक्वेशन को 4 से गुणा करके घटा देते हैं। फायदा क्या होगा मेरे दोस्तों? इस चीज का फायदा ये होगा कि भी ये भी 4 आदमी, 4 एकम 4, ये भी 4 आदमी कट जाएगा। 4 एकम 4 आदमी, ये भी 4 आदमी कट जाएगा। यहां क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 5, 8 और 5 का डिफरेंस 3 औरत। कितना आएगा भाई? 70 चौका 280, 280 और 220 का अंतर 60 रुपए। यानी कि 3 औरत कमाती हैं 60 रुपए। तो एक औरत कितना कमाएगी? 20 रुपए। एक औरत की जो कमाई है एक दिन की 20 रुपए है। 3 औरत अगर 60 रुपए, देखो 4 की 2 में गुणा होगी 8, यहां है 5 औरत, 8 और 5 3 औरत, अंतर कितना है? 60 रुपए। 3 औरत अगर 60 रुपए कमाती है तो एक औरत कितना कमाती है? 20 रुपए। अब कहीं से भी सॉल्व कर लो, चाहे पहली इक्वेशन से या दूसरी से। अगर 3 की कमाई 60 है तो 2 की कमाई कितनी है? 40। भाई जोड़ के 70 आना चाहिए, तो एक आदमी की कितनी होगी? 30 हो गई। 30 जमा 40 70, यानी कि एक आदमी की एक दिन की कमाई 30 रुपए है। तो 6 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में 1300 रुपए कमाएंगी? 6 पुरुष और 4 महिला 1300 रुपए कितने दिन में कमाएंगी? भाई एक आदमी कमाता है 30 रुपए, तो 6 पुरुष कमाएंगे एक दिन में 180। एक औरत एक दिन में 20 रुपए कमाते, तो 4 औरत कमाएंगी 80 रुपए। यानी कि 6 आदमी और 4 औरत एक दिन में 260 रुपए कमाते। 6 आदमी 4 औरत एक दिन में 260 रुपए कमाते हैं। तो 1300 रुपए कमाने में कितने दिन लगेंगे? 1300 को 260 से भाग देंगे, 5 दिन। 26 पंजे 130, तो 5 दिन लगेंगे। ये आंसर है। बढ़िया सवाल है, कोई इक्वेशन नहीं आपको बनानी, सीधा मेरे दोस्तों आप सिंपल एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पार्टी में 50% ने संतरे का जूस पिया, 40% ने अंगूर का जूस पिया, 20% ने कुछ भी नहीं पिया। कितनों ने दोनों रस पिए हैं? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। यूपी पुलिस हैंड ऑपरेटर 2024। देखो ये समझो कि भाई ये है टोटल, ये है टोटल लोग। टोटल क्या होता है? 100%। जूस पीने वाले, ना पीने वाले, दारू पीने वाले, कुछ भी अवाल बवाल खाने वाले, सब इसी बॉक्स में आएगा 100%। अब इस 100% में से
50% ऐसे हैं जो संतरे का जूस पिए। कितने? 50% ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ठीक है, चलिए। और 40% ऐसे हैं जो अंगूर का जूस पी रहे हैं। ये 40% ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे दोस्तों ग्रेप्स, अंगूर का जूस पी रहे हैं। और बाकी 10%, 20% कुछ भी नहीं पिए। 20%, यानी कि इन दोनों सर्कल के बाहर ये जो लोग हैं, ये 20% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल दुष्ट हैं, जो कुछ भी नहीं पीते मेरे दोस्तों। 20% लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते। कितनों ने दोनों रस पिए? तो दोनों रस पीने वाले कौन से हैं? जो ऑरेंज भी पीते हैं और ग्रेप्स का रस भी पीते हैं, यानी कि ये आपको ये निकालना है कि ये लोग कितने हैं, ये आपको निकालना है। अब बताओ जी कैसे आएगा, फटाफट आपको बताना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। देखो, टोटल 100 होना चाहिए। अगर 20% कुछ नहीं पी रहे तो इन दोनों का योग 80 आना चाहिए। भाई इन दोनों का योग 80 आना चाहिए। इन दोनों सर्कल के अंदर 80% लोग होने चाहिए। अगर टोटल 100% है, 20% कुछ नहीं पी रहे, तो इन दोनों सर्कल जूस पीने वाले लोग 80% होने चाहिए। भाई ये 50 है, ये 40 है। 50 और 40 तो 90 होता है। टोटल तो 80 आना चाहिए, यानी कि 10% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहां पे 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों जूस पी रहे हैं। 10 पर भाई 50 और 40 तो 90 हो रहा है, लेकिन टोटल तो 80 होना चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा 10% है वो कॉमन लोग हैं। ठीक है ना, 10%। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई ना? भाई टोटल तो 80 होना चाहिए। 50% प्लस 40% में से अगर मैं 80% माइनस कर दूंगा तो ये आपका ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, दोनों जूस पीने वाले लोग, जो कि 10% होगा। दिस इज द कंसेप्ट। बात समाप्त। आंसर क्या है इस सवाल का? डी ऑप्शन। बिल्कुल सरल और बेसिक सवाल है ये। आगे चलेंगे। 12% की दर से 2 साल में सीआई 10,176 रुपए है, निवेश की राशि बताओ। अच्छा देखो बेटा, अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो तुम मुझे ये बताओ कि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आप यहां पर रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 2 साल में जो सीआई मिलेगा 12 का सक्सेस मिलेगा। 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12/100, यानी कि 12 प्लस 12 24 और 1.44 25.44%। 12 और 12 का सक्सेसिव 25.44% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि सवाल के अनुसार कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है? 10,176 रुपए। आपसे पूछा निवेश की राशि, यानी कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। 100% की वैल्यू यहां पर आपसे पूछी गई है, बताओ। देखो बेटे, आप इस सवाल को अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि 25 का ये 4 गुना होता है, सो ये लगभग 4 गुना है, लगभग 4 गुना। तो यहां भी तो लगभग 4 गुना होना चाहिए। 10,176 का 4 गुना लगभग 40,000 आएगा। तो 40,000 इस सवाल का आंसर है। मैं क्यों पूरी कैलकुलेशन करता फिरूं भाई? अप्रोक्स 4 टाइम्स हुआ, तो यहां भी अप्रोक्स 4 टाइम्स होना चाहिए। इसका 4 टाइम्स लगभग 40,000 रुपए। बात खत्म। कैलकुलेशन करेंगे तो भी यही आना है। आगे चलेंगे। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ जाती है, दूसरी भुजा 30% बढ़ जाती है, तो इस प्रकार जो आयत बना है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो स्क्वायर है भाई। स्क्वायर आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये है स्क्वायर है भाई। अब स्क्वायर की अगर भुजा ए है तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए गुणा ए। अब स्क्वायर की एक भुजा 20% बढ़ जाती है, दूसरी भुजा 30% बढ़ जाती है, तो दोनों भुजाओं को अलग अलग बढ़ाया जाता है, बन जाएगा आयत। तो उस आयत का एरिया स्क्वायर के एरिया से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि अल्टीमेटली स्क्वायर का एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा। बेटा बीच में किसका साइन आ रहा है? मल्टीप्लाई। और जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगा मतलब सक्सेसिव, यानी कि एरिया जो बढ़ेगा वो 20 और 30 का सक्सेसिव होगा। 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30/100। 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणा 30/100,
यानी कि 50 और 6 56% एरिया बढ़ जाएगा। ये दिमाग में करने वाली चीज थी, लिखना था ही नहीं इस सवाल में। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12, देखते हैं इस सवाल को कौन करेगा। बोला एक ट्रेन सुबह 5 बजे काजीपेट से निकलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 7 बजे बेंगलोर से निकलती है, 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कब मिलती हैं? मान ली कि रेलगाड़ियां जो हैं वो इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हैं। रेलगाड़ी जो है ऐसा नहीं कि कभी फास्ट होगी कभी स्लो होगी, बिल्कुल सेम रफ्तार से लगातार चलती रहती हैं। सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो बढ़िया सवाल लग रहा है। ये जगह है काजीपेट, काजीपेट पता नहीं कैसा नाम है, और ये है बेंगलोर। तो एक रेलगाड़ी निकली काजीपेट से सुबह 5 बजे, मॉर्निंग में 5 बजे, और यहां पहुंची है दोपहर में 3 बजे बेंगलोर। यानी कि 5 बजे से 3 बजे तक कितना समय लग गया इस रेलगाड़ी को यहां पहुंचने में? तो आप कहोगे सर 6 3 1 10 घंटा लग गया, 10 आवर्स लग गया, 10 घंटा। अब आगे देखो, दूसरी रेलगाड़ी चली है मेरे दोस्तों सुबह 7 बजे, यहां मॉर्निंग में 7 बजे चलती है बेंगलोर से, और शाम को पहुंची है 5 बजे। 5 बजे वो काजीपेट पहुंचती है, शाम को 5 बजे। तो 7 बजे से 5 बजे तक कितना समय हो गया? तो 5 5, इसको भी 10 घंटा लगा। तो यानी कि दोनों ट्रेन 10 घंटा का समय लेती हैं काजीपेट से बेंगलोर और या बेंगलोर से काजीपेट आने में। तो ये पूछा बीच में दोनों ट्रेन कब मिलेंगी। देखो दोनों ट्रेनें समान डिस्टेंस चली है, दोनों ट्रेन ने समान डिस्टेंस चली, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों को समान टाइम लगा, यानी कि दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है। बताइए, दोनों ट्रेन की स्पीड सेम है मेरे प्यारे भाई? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर दोनों ट्रेन समान दूरी जाने में समान समय ले रही हैं तो दोनों ट्रेन की स्पीड एकदम सेम होगी। बताओ, मैंने मान ली कि जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की है, सॉरी मान ली कि ये जो डिस्टेंस है 10 आवर दे रखा है ना, तो भैया मैंने मान ली कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी ये मैंने मान ली अपनी मर्जी से। ये 10 किलोमीटर जाने में 10 घंटा ले रही है, तो स्पीड क्या आ जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन भी 10 किलोमीटर जाने में 10 घंटा लेती है, तो इसकी स्पीड भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब आप मुझे खुद बताओ कि यहां सोचने वाली बात है, ये ट्रेन सुबह 5 बजे चली, 7 बजे चली, तो 5 बजे से 7 बजे तक ये 2 घंटे अकेली चली। ये ट्रेन जो पहली वाली 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेली चली, 2 घंटे में कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर। बोलो भाई, इसकी स्पीड भी 1 हो जाएगी, इसकी स्पीड भी 1 हो जाएगी। तो मैं कहानी दिखा रहा हूं 7 बजे की, मैं सुबह 7 बजे की कहानी दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, 7 बजे की। सुबह 7 बजे, 5 बजे से 7 बजे तक, ये सुबह 5 बजे चलना शुरू की 7 बजे, तो ये जो ट्रेन है 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे अकेले चली, 2 घंटे में कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर। अब 7 बजे ये भी चल रही है, ये भी चल रही है, दोनों ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों। कितनी दूरी जानी है दोनों को? 8। 10 में से 2 घटाएंगे, 8 किलोमीटर जाना है, 8 किलोमीटर। अगर 8 किलोमीटर दोनों ट्रेन को जाना है, दोनों बराबर जाएंगी, तो आधा 4 किलोमीटर ये चलेगी, आधा 4 किलोमीटर ये चलेगी, और आधा 4 किलोमीटर चलने में लगेगा 4 घंटे। भाई एक इसकी स्पीड 1 है, तो 4 किलोमीटर जाने में 4 घंटे इसको लगेगा, 4 घंटे इसको लगेगा, यानी कि 7 बजे के बाद 4 घंटे और लगेगा मिलने में। तो यानी कि 7 4 11, 11 बजे दोपहर से पहले ही दोनों ट्रेन की मुलाकात हो जाएगी। इसका आंसर है, बेसिक सवाल है, वो ज्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। अगला बोला, यदि अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाता है तो 50% लाभ होता है। अगर कमीशन 25% बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट कितने परसेंट होगा? देखो कमीशन का मतलब है डिस्काउंट। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। इस सवाल में आपसे पूछा क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? क्रय मूल्य को। बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। मैंने मान लिया कि मानव वस्तु का जो मार्क प्राइस है, मानव वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है। मानव वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। 100 रुपए के सामान पे 10% कमीशन या 10% की छूट दी जाती है, तो सामान बिकेगा कितने में? 90 रुपए में।
इस टाइप के सवालों की इसी चैनल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है। वो वीडियो देख लोगे तो इस टाइप का कोई सवाल नहीं अटकेगा। ये बेस्ट तरीका है 100 मान के। अगर मानक क्रिय मूल्य 100 रुपए है, सॉरी अंकित मूल्य 10 रुपए है, अगर मार्क्ड प्राइस पे 10% कमीशन या 10% छूट दी जाती है तो सामान बिकेगा कितने में? 100 पे 10 का डिस्काउंट दिए, सामान बिकेगा 90 में। 90 रुपए में सामान बिकेगा, प्रॉफिट कितना होगा? 50%। भाई सीपी 100%, 100% के सीपी पे 50% का फायदा होगा तो सामान बिकेगा कितने में? क्रिय मूल्य के 50% में। 100% से जितना ज्यादा वो प्रॉफिट है, 100% से जितना कम है वो लॉस है। 100% पे 50% का लाभ होगा तो सामान क्रिय मूल्य के 150% में बिकेगा। बोला अगर कमीशन 25% बढ़ा दिया जाए, भाई मार्क प्राइस है 100 पे 25 डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 75 में, 75 में। 75 की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है, बताओ। यही आपको बताना है भाई। 90 75 तो बड़ा प्यारा रिश्ता है भाई। 90 को 6 से भाग दो, 15 आएगा। 15 की 5 से गुणा करो, 75 आएगा। 5/6 गुना, यहां भी 5/6 गुना करेंगे। 150/6 25, 25 पंजे 125%। यानी कि मेरे प्यारे भाई मैं कह सकता हूं कि अगर आप मार्क प्राइस पे 25% कमीशन दोगे तो समान कॉस्ट प्राइस के 125% बिकेगा। 100% सीपी है, 100% का सामान 125% में बिका तो जो 25% एक्स्ट्रा वही आपका लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन। वेरी इजी सवाल, सिंपल तरीका। आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 14 बोला है किसी बिजनेस में पी का इन्वेस्ट क्यू के इन्वेस्ट का 3/4 है। किसी बिजनेस में पी ने जो पैसे इन्वेस्ट किया है वो क्यू के इन्वेस्ट का 3/4 है। क्यू ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1200 का लाभ कमाया तो आपसे पूछा है बिजनेस में पी के लाभ का उसके निवेश से अनुपात क्या है। बिजनेस में पी के प्रॉफिट का उसके इन्वेस्टमेंट से अनुपात क्या है? प्रॉफिट का रेशियो बताना इन्वेस्टमेंट के रेशियो से। ऑप्शंस आपके सामने। देखो ये सवाल पार्टनरशिप का बहुत आसान है, लेकिन आपने अब से पहले ऐसा सवाल नहीं देखा होगा। नई लैंग्वेज है, जबरदस्त लैंग्वेज है। आपको पता है इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं। इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो प्रॉफिट सीधा सीधा बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। जिस आदमी ने, मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो आदमी जितना इन्वेस्ट करेगा उसको इतना पैसा मिलेगा। जो आदमी जितना इन्वेस्ट करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। समझ में आया? जो आदमी जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है। प्रॉफिट सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। सवाल में बोला गया कि पी का जो इन्वेस्टमेंट है क्यू के इन्वेस्टमेंट का 3/4 है। क्यू ने, सवाल में क्यू के बारे में जानकारी दी है कि क्यू ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 1200 रुपए का लाभ कमाया। तो आपसे पूछा पी के प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट से क्या अनुपात है, एक बार बताओ। जैसे टाइम का कोई जिक्र नहीं, पैसा बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट पे, कुल इन्वेस्टमेंट पे हमको 5% का लाभ हुआ, जैसे सपोज मैंने किसी बिजनेस, हमने टोटल किसी बिजनेस में 100 रुपए लगाए और टोटल बिजनेस पे मुझे 5% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं हर इन्वेस्टर को उसकी कैपिटल का जो भी पैसा उसने लगाया है मैं 5% दूंगा। ये बात सोचो कि भाई हम 3-4 लोग हैं, हमने मिलकर बिजनेस शुरू किया। कुछ रुपए इसने लगाए, कुछ मैंने, कुछ तुमने लगाए, और जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे हमको 5% का लाभ हुआ। तुम हर आदमी को, इसको भी, मुझको भी और आपको भी, हर आदमी को जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट का 5% प्रॉफिट देंगे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई है, यही तो बात समझनी है। अब यानी कि मेरे दोस्तों जो रेशियो क्यू के लिए काम करेगा वही रेशियो पी के लिए काम करेगा। आपको पी की अलग से कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है भाई। आप मुझे बताओ, क्यू ने बिजनेस में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और इस क्यू ने 40,000 रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट से क्यू ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1200 रुपए। क्यू ने टोटल 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया, क्यू ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1200 रुपए। तो क्यू का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो ये है ना। क्यू के प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों?
ये किससे चला जाएगा, 4 से। 3/100 यानी कि 3%। अगर क्यू ने 3% प्रॉफिट कमाया है 3/100, तो पी ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट का 3% ही प्रॉफिट कमाया होगा। तो आपसे पूछा है पी के प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट के साथ रेशियो यही आ जाएगा 3:100। ये लॉजिक ही तो पकड़ना था। पी की कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करी, कैलकुलेशन तो केवल क्यू की करो। अगर क्यू ने टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट का 40,000 में से 1200 रुपए प्रॉफिट कमाए 3/100 जो कि 3% बनता है, तो पी ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट पे 3% ही लाभ कमाया होगा। तो पी के लाभ का उसकी इन्वेस्टमेंट से जो रेशियो है वो 3/100 होगा। बात समाप्त। नेक्स्ट, और आगे चलेंगे सवाल नंबर 15 आपके सामने, और ये इस लेक्चर का लास्ट सवाल है और सबसे मुश्किल सवाल। ये जो आपका पेपर हुआ है हैंड ऑपरेटर का 29-30 जनवरी को, ये इस पेपर का सबसे मुश्किल सवाल है। और ये सवाल मैं आपको इसका सोर्स भी बताऊंगा। जब मैंने क्वेश्चन जब फिल्टर करके अलग निकाला तो मुझे लगा कि ये सवाल तो बहुत ऊपर लेवल का है। ये ओलंपियाड के पेपर का पूछा हुआ है। जैसे क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप होता है ना, ऐसे गणित में भी वर्ल्ड कप होता है जिसमें पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस भाग लेते हैं। ओलंपियाड का एक पेपर होता है, बहुत पुराना उसका सवाल है। एग्जामिनर को गूगल से मिल गया होगा, गूगल ने उसको जो है गूगल से उसने टाइप करवा के एग्जाम में डाल दिया। ठीक है भाई, मैक्सिमम अगर 100 बच्चे पेपर देने गए हैं तो 100 में से 4 या 5 बालक इस सवाल को कर पाए होंगे। बाकी 90-95% इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में नहीं कर पाए होंगे। हाँ, घर पे आके वो जरूर कर सकते हैं। चलिए, पर मैं आपको बताऊंगा और मैं सबसे आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। बोला एक्स और वाई की ऐसी कितनी पूर्णांक मान हैं जो कि 4x + 7y = 3, जबकि दोनों x और मोड y < 500 है। सवाल बोला x और y की ऐसी कितनी इंटीजर वैल्यू हैं जो 4x + 7y = 3 को संतुष्ट करते हैं। भाई एक्स और वाई की ऐसी कितनी वैल्यू है जो मैं यहां पे रखूं, और इंटीजर होनी चाहिए। कितनी ऐसी पूर्णांक वैल्यू है जो मैं यहां पे रखूं संतुष्ट हो, जबकि मोड x और मोड y दोनों ही 500 से कम है। देखो, इंटीजर में पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। 0 भी इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 ये भी इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 ये भी इंटीजर है। इंटीजर क्या नहीं होते, दशमलव में 0.1 0.6 7.8 ये सब इंटीजर नहीं है। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मोड x, देखो मोड का क्या मतलब है दोस्तों। मोड x मतलब x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे आपके सामने लिखा -7, -7 का मोड लूंगा तो 7 आएगा। ओके, हमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, हमें -7 की न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है जो कि 7 है। तो मोड x और मोड y दोनों 500 से कम है। इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू है वो -500 से 500 के बीच में है। ये इस बात का मतलब है। भाई अगर कोई भी संख्या -500 से 500 के बीच में लो, जैसे मैंने ले ली -198, तो इसका जो मोड आएगा 198 आएगा। इसका मोड 198 आएगा, जाहिर सी बात है 500 से कम रहेगा। इसी तरीके से मोड y भी 500 से कम है। इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो -500 से 500 के बीच में है। इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये। ठीक है, मोड का मतलब केवल आपको किसी भी संख्या की न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब बताइए, एक्स और वाई की रेंज ये है और इस इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तरीके बहुत सारे हैं। अगर मैं यहां से y भी निकाल सकते हो, x भी निकाल सकते हो। अगर मैंने x का मान निकाला तो 4x कितना आएगा भाई, 4x बराबर आएगा 3 - 7y। 4 चला जाएगा नीचे, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों x की वैल्यू आएगी 3 - 7y/4। ये x की वैल्यू है। आप कहोगे सर यहां से कैसे निकलेगा। इस सवाल का जो लॉजिक है वो ये है कि x और y के जो है वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। अब इंटीजर कैसे आएगा भाई, ऊपर वाली जो संख्या 4 से कटनी चाहिए। अभी जो 3 - 7y है, 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 - 3y - 4y, ऐसे लिख सकता हूं। 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं -3 - 4। भाई मुझे भाग देना है 4 से,
तो 4 से मैं इसको अलग भाग दे देता हूं, इसको मैं अलग भाग दे देता हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, ध्यान सुनेगा, कि 3 माइनस 3y, 3 तो कॉमन आ गया, ये हो गया 1 माइनस वाई बटे 4, और माइनस 4y को 4 से भाग देंगे माइनस का y, तो ये बन गया 3 1 माइनस वाई बटे 4, माइनस 4y को 4 से भाग देंगे माइनस का y, ये हो गया मेरे दोस्तों। हमेशा ब्रेक करना होता है भाई। अगर यहां बटे 4 आ रहा है तो ऊपर वाली संख्या में से 4 का जो मल्टीपल है निकाल लो। अब 3 माइनस 7y में से 4 का जो मल्टीपल है वो कितना है, 4y है। अब मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो बटे 4 यहां भी आ जाएगा, बटे 4 यहां भी आ जाएगा, 4y तो 4 से भागोगे माइनस y कट जाएगा, ये बच गया। अब मेरे दोस्तों x का मान क्या होना चाहिए, इंटीजर। x का मान इंटीजर तभी आएगा, x का मान पूर्णांक तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू इंटीजर बने। ध्यान सुनेगा, x का मान इंटीजर तभी आएगा जब ये वैल्यू आपकी इंटीजर बनेगी, ये वैल्यू आपकी इंटीजर बनेगी, तभी x का मान इंटीजर आएगा जब ये, यानी कि ये जो 1 माइनस वाई है ये ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 4 से कट जाए। बात क्लियर है बेटा, बहुत प्यार से आपको समझना है। ये 1 माइनस वाई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 4 से आसानी से कट जाए, यानी कि मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 माइनस वाई बटे 4 है ये एक इंटीजर आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए मेरे दोस्तों। 1 माइनस वाई की वैल्यू मुझे ऐसी लेनी है कि 4 से आसानी से कट जाए, ठीक है ना। ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती, पॉजिटिव भी आ सकती। तो अगर मैं यहां से y का मान निकालूंगा, मुझे y क्या लेना पड़ेगा, y की वैल्यू लेनी पड़ेगी 4n, और इधर ले आते हैं 1 माइनस 4n, यानी कि y की जो वैल्यू मुझे इस फॉर्म की लेनी पड़ेगी 1 माइनस 4n। अगर मैं y की जगह 1 माइनस 4n रखूंगा मेरे दोस्तों तो हमेशा ही नीचे 4 से कट जाएगा और x का मान ऑलवेज इंटीजर आएगा। तो y की जो वैल्यू होगी, y का जो फॉर्म होगा वो हमेशा इस रूप का लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है मेरे दोस्तों तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी जरा सोचो भाई। 3 1 माइनस वाई कितना आएगा, 1 माइनस वाई कितना आएगा। अगर मैं यहां से 1 माइनस वाई निकालूं, वाई उधर चला जाएगा तो माइनस का 4n उधर 4n, 1 माइनस वाई है 4n, 4n को मेरे दोस्तों मैं 4 से भाग दूंगा और y का मतलब कितना है 1 माइनस 4n। तो आप मुझे बताओ 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 3n प्लस 4n 7n माइनस 1, x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 7n माइनस 1। यानी कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा इस फॉर्म की होगी और x की जो वैल्यू वो हमेशा इस फॉर्म की होगी। क्या आपको समझ आई भाई। y का जो मान है 1 माइनस 4n है, ये वैल्यू मैंने यहां पर रख दी 1 माइनस 4n, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस 4n, 4n बटे 4n हो गया 3n। y की जगह 1 माइनस 4n रखा, माइनस माइनस प्लस 4n प्लस 3n 7n माइनस 1। ये x और y की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब मुझे केवल ये चेक करना है मेरे दोस्तों कि x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज बन रही हैं, x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज है जो इस फॉर्म की हो और इस रेंज में आती हो। बताओ कितनी वैल्यू है, x और y की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो इस फॉर्म की हो मेरे प्यारे भाई और मेरे दोस्तों इस रेंज में आती हो। तो मैंने यहां से x का मान निकाला 7n माइनस 1, मैं यहां पर रख देता हूं। x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 7n माइनस 1। x और y इस फॉर्म की होनी चाहिए और इस रेंज में आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो मुझे बात पता है कि x का मान माइनस 500 से 500 के बीच में होगा। x की वैल्यू कितने 7n माइनस 1, ये जो है मेरे दोस्तों माइनस 500 से प्लस 500 के बीच में आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है भाई। अब इन दोनों को देखो, पहली दो कैलकुलेशन, अगर मैं माइनस 1 को इधर ले आता हूं तो माइनस 500 प्लस 1 माइनस का 499, बड़ा होना चाहिए 7n। और अगर मैं इनको देखूं माइनस 1 जब उधर चला जाएगा तो एक जुड़ जाएगा 501, तो ये आएगा मेरे दोस्तों। अब दोनों तरफ अगर 7 से भाग दिया जाए पूरी में, क्योंकि यहां पे 7n है, अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, आएगा जी 7 सत्ते 49, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 21, और यहां 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 7 सत्ते 49 बचेगा 1, 7 एकम 7
अभी 11 है ना, 4 बचेगा, 7 पंजे 35, ये आ गया मेरे दोस्तों। यानी n की जो वैल्यू है -71.3 से बड़ी और -71.5 से छोटी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि n की रेंज क्या आएगी, n की जो रेंज है वो क्या हो सकती है, आप मुझे बताओ। -71.3 से जस्ट बड़ा इंटीजर -71, -71, -70, ये सब है मेरे दोस्तों, बोलो। और 71.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 71, ये n की मेरे दोस्तों रेंज आ गई। अगर मैं n का मान ये लेता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं n की ये वैल्यू लेता हूं तो x का जो मान है -500 से 500 के बीच में रहेगा, y की वैल्यू भी रहेगी। देखो अगर मैं n का मान सपोज -70 भी लेता हूं, -70 चौका 280, 281 आएगा, तो y की वैल्यू भी इसी रेंज में रहेगी। आप n का कोई भी मान यहां से उठा के रख दो y में, y की जो वैल्यू है वो हमेशा -500 और 500 के बीच में ही आएगी। यानी कि मेरे दोस्तों n की ये टोटल वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक भाई, आप बताओ जितने n के मान होंगे उतने ही x और y की पेयर बनेंगे, जितने n की वैल्यू होंगी उतनी ही x और y के पेयर बनेंगे। तो टोटल कितनी वैल्यू है भाई, बीच में 0 आएगा, 1 से लेके 71 तक 71 नंबर, -1 से लेके -71 तक 71 नंबर, और 1 हो गया 0, यानी कि आ गया 143 नंबर। तो टोटल 143 वैल्यूज पॉसिबल हैं। बहुत भयंकर और हाई लेवल का सवाल है। अभी भी जो है कुछ बच्चे इस सवाल को समझने में सक्षम नहीं होंगे, ठीक है, वो बच्चे इस सवाल को स्किप कर सकते हैं। मुझे तो उन बच्चों को सिखाना है जिनके जो है ऐसी चीजों को भी करना चाहते हैं और 100% स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे भाई, लेकिन ऐसे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको 29 और 30 जनवरी को होने वाले यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के बेहतरीन 15 क्वेश्चंस कराए। बाकी सवाल हल्के फुल्के थे जिन्हें आप वैसे ही इग्नोर कर सकते हो जैसे सरकार आपके मुद्दों को इग्नोर करती है, कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी सवाल है LCMHCF का, लेकिन लैंग्वेज नहीं है। इस सवाल को अभी के अभी मेरे दोस्तों सॉल्व करो, अभी के अभी, मैं नहीं करवाऊंगा। और इसका सही आंसर मेरे दोस्तों मुझे कमेंट में करके बताओ, सही आंसर इसको कमेंट में करके बताओ मेरे दोस्त। अगर आपने इसका सही आंसर मुझे कमेंट में नहीं बताया तो आपको वो वाली बीमारी लग जाएगी कि सुबह नींद आती है, दोपहर नींद आती है, पता नहीं रात को क्यों नहीं आती, तो वो वाली बीमारी आपको लग जाएगी फिर। ठीक है, सही आंसर बताएं। आपको इस सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप और किस एग्जाम के सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, कोई एग्जाम जो आपने दिया हो उसका आपको प्रीवियस उसके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे उसकी PDF भेज दें, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। कोई बच्चा कंसेप्ट के साथ साथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है तो केरविल एप्लीकेशन पर बच्चों हमारा जो लाइव बैच जो शुरू हो चुका है, इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। अभी होली की छुट्टी की वजह से बीच में रुक गया था, आप इस लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैच एप्लीकेशन से ना लेके जो केरविल की वेबसाइट है वहां से बैच लें, आपको सस्ता भी पड़ेगा, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही चीजें इसमें सेपरेट कराई जाएंगी 1.5 घंटे की क्लास में। बिल्कुल बेसिक से बिगिनर बच्चों के लिए बैच बनाया गया है 2024 के जो एग्जाम होंगे बाद में और 2025 के एग्जाम्स के लिए खासकर। ठीक है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम का लिए नहीं है, इसमें गणित आपको सिखाया जाएगा, गणित आपको दिखाया जाएगा। चाहे आप स्टेट एग्जाम दें, SSC का पेपर दें, टीचिंग का पेपर दें, पुलिस का पेपर दें, व्हाटएवर आप कोई भी पेपर दें जिसमें गणित पूछा जाता है, अर्थमेटिक एडवांस किसी भी लेवल का, आप सब कुछ करने के काबिल हो जाओगे इस बैच को पूरा करने के बाद। ठीक है ना। चलिए, तो ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, हर एक चैप्टर को हमने टच किया। तो यहां से 2 फायदे होते हैं, एक तो कि आपको लेटेस्ट सवाल करने को मिल जाते हैं, सारे सवाल आपको नहीं करने पड़ते, वरना आप जैसे आपको 75 सवाल इसके करने को दे दिया जाए आप करोगे ही नहीं, बोरिंग लगेगा आपको। उसमें से अच्छे सवाल आपको करने के लिए मिल गए और हर एक चैप्टर का और बहुत सारे कंसेप्ट का आपका रिवीजन भी हो गया। तो नए सवाल प्लस रिवीजन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। नीचे कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ें इस सेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बाय।